गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो गए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसका लास्ट टॉपिक आज एक बच गया था। बैलेंसिंग का मैं आपको दे दिया था, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा लेकिन उससे बैलेंसिंग आपको पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों, हम लोग देख चुके हैं कि कितने तरह के रिएक्शन होते हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग उसी में देखने जा रहे हैं एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक कोई प्रोसेस समझने से पहले थोड़ा सा ये समझिए कि एक चीज होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग ये क्या होता है? देखिए कोई भी सिस्टम माने पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी बच्चे को, आप लोगों में से किसी को एग्जांपल के तौर पर ले लूं, तो वो क्या बच्चा हो गया? सिस्टम। अब अगर उस बच्चे का टेम्परेचर मान लीजिए ये है, यह बच्चा मत लीजिए, आप कुछ और ले लीजिए। मान लीजिए आप वाटर ले लीजिए, ठीक है, इसमें वाटर है। वाटर का एक टेम्परेचर होगा कुछ भी। अब ये वाटर धीरे धीरे वेपर बनने लगा। तो वेपर कब बनेगा? जब कहीं न कहीं से एनर्जी लेगा। तो इस वाटर को क्या बोलेंगे? सिस्टम। और इसके बाहर सारे चीज को क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या करेगा? लेगा एनर्जी, और एनर्जी लेके क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी ले रहा है ना, इसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। अगर यही एनर्जी निकालता किसी तरह, मान लीजिए बहुत गर्म एक ग्लास है, इसमें कुछ रखा है, धीरे धीरे क्या करता है? अपनी एनर्जी निकालता है। तो ग्लास क्या हो गया? सिस्टम। और क्या निकाल रहा है? एनर्जी निकाल रहा है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? एक्जोथर्मिक। तो एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्जोथर्मिक। अलग अलग सिस्टम होते हैं, वो हमें ज्यादा नहीं जानना है, बस थोड़ा सा आप जान भी सकते हैं। एक जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही कहा ग्लास वाला आपको एग्जांपल, कि ग्लास है, गर्म पानी है, तो क्या होगा? ये जो है अगर बाहर से टेम्परेचर ले रहा है, और लेने के बाद मान लीजिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं और एनर्जी भी जा रहा है। तो अगर एनर्जी भी जाए कहाँ? सराउंडिंग में, और वाटर माने पार्टिकल भी जाए, मास भी जाए, तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। अगर मान लीजिए यही गर्म ग्लास है और इसको हम पैक कर दिए, इसमें गर्म कुछ डाल के, गर्म चीज डाल दी और क्या किए? पैक, पूरा पैक। अब पैक करने में क्या हुआ? मास तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमेशा गर्म रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या बोलेंगे इसको? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी बाहर जाता है, मास नहीं। इसमें मास भी और एनर्जी भी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर मास एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो, क्लोज सिस्टम। और मान लीजिए अब हमने क्या किया? यही पानी है और इसको चारों तरफ सील भी कर दिया। यहाँ क्या लगा दिया? कोई इंसुलेटर। ऐसा इंसुलेटर की हीट बाहर जाने का सवाल ही ना हो। थर्मस ऐसे नहीं होता है, वो भी ठंडा हो जाता है क्योंकि ऊपर तो रहता है ना खुलने वाला व्यवस्था। अगर उसको चारों तरफ से पैक कर दें, अब क्या होगा? ना मास जा रहा है, ना एनर्जी बाहर जा रहा है। बाहर माने सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग। तो हम क्या बोलेंगे इसको? आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन तरह के सिस्टम का हम लोग नाम लेते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। है तो अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम एटम भी हो सकता है एटम है, उसको कहीं से एनर्जी मिला तो आप कहेंगे, ठीक है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है। तो अगर किसी सिस्टम में
सराउंडिंग से एनर्जी मिलता है तो बोलेंगे इंडोथर्मिक, और वो अगर अपनी एनर्जी निकालता है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। आ रहा समझ में? ठीक है। जैसे ये है वेपर, अगर ये वेपर अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा? आपको पता है वाटर की एनर्जी ज्यादा होती है तभी तो वेपर बनता है। तो वेपर अगर वाटर बन रहा है तो अपनी कुछ एनर्जी निकाल रहा है, तो अगर वो अपनी एनर्जी निकाला तो एनर्जी कहां गया? सराउंडिंग में। और एनर्जी जब सराउंडिंग में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। तो वेपर से वाटर बनने को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन क्या होगा? पहले तो आप ये लिख लीजिए कि रिएक्शन और प्रोसेस, नोट करिए, कॉपी लेके बैठिए, नहीं तो यहीं पॉज करिए, अभी कॉपी लेके आइए। रिएक्शन और प्रोसेस that releases energy from system to its surrounding, from system to its surrounding, usually in the form of heat, light, sound, electricity, is known as exothermic process और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं क्या हूं? मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, कंटिन्यू बोल रहा हूं, तो बोलने से क्या है? साउंड एनर्जी तो निकल रही है, तो मेरा क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक। आशा है आप लोग समझ गए होंगे क्या है एनर्जी निकलना, एक्सो, ठीक है। अब जितने इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? जितने कंबशन रिएक्शन होंगे, जितने कंबशन रिएक्शन होंगे सब इसके एग्जाम्पल होंगे। कंबशन रिएक्शन माने किसी भी चीज में ऑक्सीजन डाल के आप गर्म कर रहे हैं तो उसको कंबशन रिएक्शन कहते हैं। सारे कंबशन रिएक्शन क्या होते हैं? आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी जला भी रहे हैं, खाना हमारे अंदर गया, खाना जल रहा है, अरे कंबशन होता है ना, तो वो सब के सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड में जब भी बेस डालते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। और क्या बनता है? वाटर। यही क्या हुआ? कहते हैं एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो गया। तो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप कोई भी एसिड बेस आप लिख सकते हैं। तीसरा, जितने आयरन की रस्टिंग पढ़े हैं आप लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी क्या है? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को रस्टिंग थोड़ा सा पढ़ना भी है, तो ये सब आप जान लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड है और इसमें हम वाटर डाल दें, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपका हैबर प्रोसेस सुने हैं ना आप लोग? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हैबर प्रोसेस। क्या बन रहा था? अमोनिया। तो जो हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है वो भी क्या है? वो भी क्या है? आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। SO2 है, ये भी हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस में पढ़े थे कि SO2 और O2 मिलके SO3 बनाता है। ये भी क्या है? ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रटने की जरूरत नहीं है कि कितनी एनर्जी निकलती है, मैं वैसे बता रहा हूं। वाटर बनता है, वाटर जानते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए, इससे वाटर बनाइए। आपको पता है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ हीट पूछे तो आप ये नहीं लिखते क्योंकि ये 2 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए लिखा जाता है, वो हम लोग आगे शायद पढ़ें,
या फिर 11th-12th में पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल हो गए। आपको एक तो आएगा डेफिनेशन बताइए एक्सोथर्मिक क्या होता है, और डेफिनेशन के बाद आपको क्या देगा, डेफिनेशन के बाद आपको देगा कि एग्जांपल बताइए। तो आप बता देंगे, आप जरा समझिए एक्सोथर्मिक को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है A2 एक कंपाउंड, और ये है B2, और ये दोनों टूट गए। तो ये A2 है B2 है, हुआ क्या, आप इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, A के साथ क्या मिल गया B, और फिर A के साथ क्या मिल गया B। ठीक है। अब यहां क्या है, जब भी ये रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा तो यहां क्या होगा, एनर्जी लगेगी कि निकलेगी, बॉन्ड तोड़ना है तो तोड़ना है, तोड़ना है तो क्या होगा, एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है। अच्छा, यहां भी एनर्जी लगेगी, और जब बॉन्ड बनेगा, यहां क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, ध्यान रहे। जब भी बॉन्ड तोड़ा जाता है तो एनर्जी लगती है, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि A और A को तोड़ना है, तो A को तोड़ने में यहां आपका 10 जूल एनर्जी लगने को क्या लिखते हैं लोग, प्लस। यहां मान लीजिए आपको 15 जूल एनर्जी लगी। ठीक है। और यहां निकलेगी, मान लीजिए 14 जूल एनर्जी निकली, यहां भी 14 जूल निकलेगी, क्योंकि दोनों तो सेम है। ओवरऑल हिसाब देखिए क्या हुआ, ओवरऑल हमारा कितना लगा, 25 जूल एनर्जी लगी, और टोटल कितना निकला, 28 जूल निकला। तो आप अगर हिसाब करेंगे इतनी लगी और इतनी निकली, तो सब मिला के 3 जूल निकली ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक। है समझ में। तो एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड इधर वाले में एनर्जी ज्यादा लग रही है और इधर वाले में कम निकल रही है तो इंडोथर्मिक, इधर वाले में कम लग रही है लेकिन निकल ज्यादा रही है तो एक्सोथर्मिक। ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये एक्सोथर्मिक था। इसी तरह से हम थोड़ा सा इंडोथर्मिक देखें। ये समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। अब हम लोग जरा इंडोथर्मिक देखते हैं। तो इंडोथर्मिक का भी डिफिनीशन, इंडोथर्मिक का भी डिफिनीशन आप ऐसे ही समझेंगे जैसे एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक में क्या था कि द रिएक्शन और प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी, और यहां क्या कहेंगे, द रिएक्शन और प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या करे, बाहर से एनर्जी ले, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में ले, हीट में, साउंड में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैक्सिमम हम लोग हीट पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। तो डेफिनेशन तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। ये है आइस, ये है वाटर, और ये क्या है, वेपर। ठीक है। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए। आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। वेपर वाटर में कन्वर्ट हुआ, क्या बोलेंगे,
कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस की एनर्जी कम है कि वाटर की? जरा सोचिए, हम लोग फ्रिज में किस लिए रखते हैं पानी? कि और ठंडा हो जाए और बर्फ बन जाए। तो ठंडा हो जाए माने उसको एनर्जी मिल जाए कि उसकी एनर्जी निकल जाए? निकल जाए, उसकी एनर्जी निकल जाए। तो इसकी एनर्जी थोड़ी निकलती है तब आइस बनता है। इसका मतलब आइस अगर वाटर बन रहा है तो एनर्जी लगेगी। वाटर अगर वेपर बन रहा है एनर्जी लगेगी। वेपर अगर वाटर बने एनर्जी निकलेगी। वाटर अगर आइस बने एनर्जी निकलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आइस अगर वाटर बने इंडो एक्सोथर्मिक। तो जब आप कंपटीशन देते हैं तो आपसे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहेगा कि अच्छा बताइए इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? तब तुरंत समझेंगे, अच्छा इवेपोरेशन एंडोथर्मिक, कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक। ये तो आप सब समझ गए। आपसे पूछ सकता है आइस अगर वेपर में कन्वर्ट हो तो आप कहेंगे इंडो, है ना? टोटल मिला के एनर्जी लगेगी। अगर वेपर आइस में कन्वर्ट हुआ एक्सो माने एनर्जी निकलेगी। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई कुछ भी पूछ रहा है आप तुरंत समझ जाएंगे एनर्जी निकलेगी कि लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? इंडोथर्मिक। हम वही तो एग्जांपल देख रहे हैं। तो इंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो गया? मेल्टिंग ऑफ आइस और इवेपोरेशन, ये दोनों इंडोथर्मिक। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके NO बना लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO बना लेते हैं। तब किताब में देखिएगा बगल में क्या लिखा रहता है? बगल में लिखा रहता है यहाँ माइनस ऐसे करके 43.2 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल होता है किलो कैलोरी, एक बार आप देख लीजिए, है ना? तो अब क्या है? किलो कैलोरी। अब ये क्या है? इसमें एनर्जी निकल रही है कि लग रही है? माइनस माने निकली, लगी। ये भी जरा समझ लीजिए। A gives B, अगर कहीं लिखा है प्लस 10 जूल या लिखा है A gives B, यहाँ लिखा है डेल्टा H बराबर -10 जूल, तो दोनों का मतलब एक ही है, एक्सो। ध्यान से देखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है, एक्सो। रिएक्शन के साथ दिया होगा तो यही प्लस लिखा होगा, अलग लिखिएगा तो माइनस लिखिएगा। उसी तरह इंडो के बारे में क्या होगा? अगर ये अब ये भी न कह के CD कर रहे हैं, CD, और यहाँ लिखा है -10 जूल या CD और डेल्टा H +10 जूल, तो ये क्या होगा? इंडो। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? माइनस ना, तो ये क्या हो गया? इंडो। तो इंडोथर्मिक का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दें, आगे बढ़े। ओके, चलिए, तो इंडोथर्मिक का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, एक्सोथर्मिक तो अभी देख चुके हैं। तो और भी अगर हम अमोनियम का कोई कंपाउंड ले लें, अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड ले लें, मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, कुछ भी इस टाइप का, और इनमें क्या करिए? वाटर मिला दीजिए, तो ये क्या होगा? या और भी आप ले सकते हैं, KCl ले लीजिए, नमक ले लीजिए, पानी मिला दीजिए, तो ये सब क्या है?
ये सब जो बने हमें अभी उससे मतलब नहीं है, हमें एग्जाम्पल जानना है। ये सब क्या है? एंडोथर्मिक। अच्छा, एक और होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी क्या है? एंडोथर्मिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सन से लाइट लेता है। तो आपसे कह सकता है फोटोसिंथेसिस क्या है? एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक, है ना? तो ये सारे एग्जांपल्स आपके एग्जाम में यही सब पूछे जाएंगे, यही सब पूछे जाएंगे कि एंडोथर्मिक के 4 एग्जांपल लिखो, चाहे बताओ इनमें से कौन एक्सोथर्मिक है, कौन एंडो, यही तो ओलंपियाड में आते हैं। ठीक है, अब आगे। अच्छा, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जैसे O2, आपने क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया, 2O, है ना? इसी को ऐसे, ये भी क्या है? अभी हमने कहा जब आप तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगी। टीचर लोग तोड़ते हैं ना बच्चों को, तो टीचर की एनर्जी लगती है, लेकिन एनर्जी बच्चों को मिलती है, इसलिए बच्चों के लिए क्या हो गया? वो एंडोथर्मिक, टीचर के लिए एक्सोथर्मिक। हमारी एनर्जी कम हो गई ना, एक्सो, अब बच्चों के लिए इंडो, उनको एनर्जी मिल गई। और एक और चीज जान लीजिए, हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। जिसको एनर्जी ज्यादा मिलती है वो कम स्टेबल होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? एक चाटा दिए, हम लोगों की एनर्जी कम, तो हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स, स्टेबल। आप लोगों को मिल गया, आप लोग अनस्टेबल है। तो अगर कोई भी दुनिया का मॉलिक्यूल टूट के एटम बना तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। टूटेगा तभी ना, एंडोथर्मिक। चौक है, टूट गया, एंडोथर्मिक। एनर्जी दी होगी तभी टूटा होगा। तो मैंने सब मिला जुला के मेरा अभी काम यही था कि हम आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का थोड़ा डिफरेंस बता सकें, और आशा है आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना? अब जरा देखिए, आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को समझ गए। एक चीज आपको और पढ़ना है, कोरोजन। ये क्या होता है? कोरोजन। कोरोजन होता है कोई भी चीज धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्या होता है? कोई भी चीज धीरे धीरे खत्म हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो आप कोरोजन लिख सकते हैं, इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज इरिवर्सिबल डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, आप आदमी को भी कह सकते हैं, और लिविंग टिश्यू। द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, माने डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, केमिकल, मेटल जो भी, और एनिमल टिश्यूज ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, कोई भी चीज किसी वजह से, किसी केमिकल की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगे, उसको कोरोजन कहते हैं। और उसी कोरोजन में एक चीज आता है रस्टिंग। रस्टिंग माने जंग लगना, लोहे में जंग लगता है ना, उसी को रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना। ठीक है, तो रस्टिंग स्पेशली क्या है? रस्टिंग है लोहे का कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम लोग रस्टिंग कहते हैं। अब देखिए, आपको रस्टिंग का प्रोसेस तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है कि रस्टिंग में सबसे पहले आयरन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, Fe2+ होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब ये भी अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आयरन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और ये सब करने के बाद लास्ट में जो चीज बनता है Fe2O3XH2O, इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट। तो जान लीजिए, लोहा का फॉर्मूला Fe, लेकिन जो जंग लगता है ना उसके ऊपर, जंग का कोई फॉर्मूला कहते हैं Fe2O3 XH2O माने, कभी 5 कभी 10, कितना हम H2O हो सकता है, वो थोड़ा मुलायम हो जाता है, उसमें पानी रहता है, इसीलिए।
तो एक चीज क्या जान गए कि रस्ट का कोई फॉर्मूला कहे तो आप कहेंगे Fe2O3 अच्छा दूसरा चीज एक और बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्ट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि जंग लगता होगा, तो इसके बारे में भी हम बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपके किताब में उतना ही सिलेबस में है। तो पहला चीज, अगर मॉइस्चर हो तो रस्टिंग ज्यादा होती है, अगर एसिड हो या एसिडिक इन्वायरमेंट हो तो रस्टिंग बढ़ जाती है, तब भी रस्टिंग ज्यादा होती है। अगर वहां साल्ट हो कोई जहां आयरन है वाटर के साथ तो भी रस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर कुछ उस आयरन में इम्प्यूरिटी हो तो भी रस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर वो मेटल मुड़ा थुड़ा हो, स्ट्रेन इन द मेटल, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन इन द मेटल, तो भी रस्टिंग बढ़ जाएगी। कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, CO2 है, SO2 है ना, इन सब के भी वजह से रस्टिंग बढ़ जाती है। और कभी कभी कुछ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रस्टिंग बढ़ जाती है। आपको इसका मैकेनिज्म नहीं जानना है, क्या बोले थे, इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो आपको इतना नहीं जानना, बस ये पूछेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग, रस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो आप इनका नाम लिख देंगे। और क्या पूछा जाता है आपसे, प्रिवेंशन, रस्टिंग से कैसे बचेंगे, तो हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो आप जरा देखिए प्रिवेंशन, रस्टिंग से कैसे बचेंगे, तो देखिए प्रिवेंशन में क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए एक तो बचने का तरीका ये है, पहले राजा लोग क्या करते थे कि जब जाते थे कहीं शिकार वकार में, साथ में 2-3 लोगों को अपने साथ में लेते थे। और अगर कभी ऐसा हुआ, जैसे अपना तीर मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ बाढ़ खत्म हो गया, कोई टाइगर वगैरह कुछ अटैक कर दिया, तो क्या करते थे, एक आदमी को या धक्का नहीं देते थे, वो आदमी खुद ही राजा को बचाने के लिए कूद जाता था। और शेर उसको खा रहा है या लड़ रहा है वो आदमी, तब तक राजा आगे निकल गया। तो बचने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो एक क्या होता है, रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन सरफेस, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन सरफेस, क्या होता है वो, गैल्वेनाइजेशन। तो होता क्या है, आपको एक दिन बताया था हमने, लिखबासर काना मजाल मंजन, ऐसा कुछ बताया था, तरफे कड़कोनिशन, ऐसा एक फॉर्मूला बताया था। उसमें क्या था, ऐसे था, बासर काना मजाल, है ना, मंजन कर फे कड़ वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, आयरन, और ये क्या है, जिंक। कौन ज्यादा एक्टिव होता है, जिंक। जिंक ज्यादा कोई आएगा, ये जल्दी रिएक्शन करता है, तो हम लोग आयरन को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग। अब आपने मतलब इसकी कोटिंग क्यों नहीं, इसकी कोटिंग क्यों नहीं, क्योंकि सब और ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करके खत्म, फिर तो आयरन पे आ जाएगा ना। और ये थोड़ा कम, आप कहेंगे तो फिर इसका क्यों नहीं करते हैं, इसका भी करते हैं। एक तो ये कम पाया जाता है, दूसरा इसका करते हैं तभी ना स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टील में कहाँ जंग लगती है, उसमें सियार ही होता है, ठीक है। खैर, तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तो क्या होता है, जब कोई आता है आयरन पे अटैक करने, जिंक कहता है पहले हमसे लड़ो, और धीरे 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 2-4 महीने, 10 महीने, 1-2 साल तक तो जंग नहीं लगेगी, जब तक जिंक जिंदा है, माने बचा हुआ है,
ठीक है। तो एक क्या होता है जंग से बचने का उपाय, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा क्या होता है आजकल गैल्वेनाइजेशन वो भी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप जानते हैं कोई चीज इसके नीचे और जाएंगे तो क्या है प्लेटिनम, गोल्ड, लेकिन अब गोल्ड प्लेटिनम कहां से इतना लाएंगे हम लोग। लेकिन अगर ये भी एक उपाय है कि ऊपर आप क्या करिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग माने कि आप एनोड कैथोड बने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप क्या करते हैं उस चीज पे गोल्ड का पानी चढ़वा देते हैं, माने कोई दूसरा मेटल करा लिए जो बहुत कम रिएक्शन कर रहा है। तो जब तक वो मेटल रहेगा तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा आयरन। अब आयरन बनाने के लिए कोई ऊपर से सोने का पानी तो नहीं चढ़ाएगा, लेकिन अगर चढ़ा दिया जाए, एक बात मैं कह रहा हूँ भाई, राजा जाएगा तो कमजोर को लेके जाएगा ना, जरूरत पड़े तो धक्का दे दे। ये थोड़ी कि राजा से भी कोई महाराजा हो और कोई लड़ने आए तो फिर महाराजा चले जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो ये भी किया जा सकता है। तीसरा क्या है बच्चों प्रिवेंशन के लिए, पेंटिंग। हम लोग पेंट वगैरह कर देते हैं तो पेंटिंग से भी जंग नहीं लगता है। जब जंग लगता है तो आप देखिए ना हम लोग पेंट कर देते हैं, कोरोजन होता है ना किसी चीज में, मेटल वगैरह में, तो हम लोग पेंट करा देते हैं तो बच जाता है, जल्दी वो खत्म नहीं होता। और ग्रीसिंग, ग्रीस वगैरह होता है ना, ग्रीस समझते हैं आप लोग, तो ग्रीसिंग कर देते हैं। तो भी ये सारी चीजें हैं हम लोगों को कोरोजन के बारे में जानना, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक आपका है छोटा सा, रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? इसको एक बार मिटा दें फिर आपको बताएं। बस यही 2 मिनट का टॉपिक आपका बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी माने एक तरह से खट्टापन कहिए। तो कोई भी खाना आप छोड़ दीजिए तो क्या होगा, क्या होगा? धीरे धीरे वो रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या किसी और चीज से, और रिएक्शन करके क्या होता है वो खराब हो जाता है, उसमें कुछ सड़ जाता है कहिए, या कुछ स्मेल आने लगेगा, कलर उसका जो है अलग कलर का हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया है, रेंसिडिटी। तो अगर कोई रेंसिडिटी पूछे तो 2 तरह से बता सकते हैं, एक तो आम आदमी की भाषा में और एक केमिस्ट्री की भाषा में। आम आदमी की भाषा में क्या बताएंगे आप कि रेंसिडिटी, नोट करिए, रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइल समझते हैं ना, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट it becomes undesirable for consumption। consumption माने यूज, undesirable। और केमिस्ट्री की भाषा में क्या लिखेंगे तो नीचे लिखिए इंटर दबा के, और क्या लिखेंगे, इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, it is complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fats or oils, or hydrolysis of fats or oils when exposed to air, light, moisture और bacterial action, या कभी कभी फंगस भी, फंगल एक्शन, रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, अनप्लीजेंट टेस्ट और। तो अगर कोई पूछे रेंसिडिटी क्या है, अब इसका मैकेनिज्म हमें नहीं जानना है कि क्या क्या होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीजें जैसे फैट है या जो भी चीजें, तो ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उसको क्या बना देता है, एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डिहाइड या कीटोन, अब ये कुछ ज्यादा होगा, आप लोग अभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं समझे होंगे, तो अभी आप यही समझिए कि कुछ भी ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, और वो चीज खराब होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, मेथड, हेडिंग डालिए
मेथड फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी को कैसे हम लोग खत्म करेंगे, ये तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि चिप्स लीजिए और रख दीजिए बाहर तो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और अगर क्यों खराब होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आएगा, रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, खराब हो जाएगा। तब आप कहेंगे तब फिर सब क्या करें, ऑक्सीजन तो हर जगह है। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अगर चिप्स को कहीं भेजना हो तो भेजने में भी तो दिक्कत है, टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेट बनाते हैं और उस पैकेट में चिप्स रखते हैं और साथ में नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जब नाइट्रोजन गैस रहेगा तो चिप्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा, रेंसिड नहीं होगा। साथ में नमक वगैरह भी मिला देते हैं, तो वो सब भी क्या करते हैं, नमक उसको बचा के रखता है। तो पहला चीज कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, रिप्लेसिंग ऑक्सीजन विद अनदर गैस लाइक नाइट्रोजन। तो पहला क्या तरीका है, रिप्लेसिंग ऑक्सीजन गैस बाई another gas like nitrogen। एक तो ये है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड ये है एंटीऑक्सीडेंट केमिकल आते हैं, वो मिला दीजिए तो वो खराब नहीं होगा। तो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं, कहाँ, फूड में जो भी हमारा है। एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या होता है, एक दो जान लीजिए एग्जांपल में, जैसे BHP, BHA है ना, विटामिन E, खुद एक बहुत बढ़िया वो है विटामिन E, विटामिन C। आप नहीं देखते हैं कोई चीज खराब होती क्या करते हैं, नींबू वगैरह डाल देते हैं, विटामिन C डाल देते हैं, है ना, अचार वैसे ही तो बना के रखते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बहुत कम हो, वहां ऑक्सीजन ना जाए, और टेम्परेचर बहुत कम हो तो बहुत कम में भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं बढ़ता है। तो कीप इन कहां, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में रख दिया जाए कोई चीज तब भी रेंसिडिटी नहीं होती है। और लास्ट, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर हो, जैसे अभी हमने अखरोट हम उस दिन गए थे खरीदने, उसमें क्या कर रहे हैं, अखरोट में पॉलिथीन लेके चारों तरफ से पैक, मैंने अखरोट पे ही पॉलिथीन जो है आके चिपक गया था। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो क्या हो गया, तीसरा मैंने, चौथा, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, लिख लीजिएगा एयर टाइट कंटेनर। तो बच्चों ये था आपका पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। हम आज इससे रिलेटेड असाइनमेंट दे देंगे, 2-3 दिन तक आप लोग टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। और इस चैप्टर के टेस्ट के लिए जो YouTube के भी बच्चे देख रहे हैं वो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्री में हमसे बात कर लेंगे, वहाँ चैट बॉक्स में हम टेस्ट अलाउ कर देंगे। सारे इसके लेक्चर्स करीब करीब हम डाल ही चुके हैं आपके वहाँ YouTube पे। आप पूरा देखिए, एक बार टेस्ट दीजिए और फिर देखिए कि कैसा लगता है। आपको असाइनमेंट सॉल्व करिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।